भादरा के तंग और शोर शराबे वाले मोहल्ले में 12 साल का आर्यन रहता था। आर्यन के लिए दिन की शुरुआत सूरज की किरणों से नहीं बल्कि कचरा ढोने वाली गाड़ी की आवाज से होती थी। जहां शहर के बाकी बच्चे स्कूल की बस का इंतजार करते थे, आर्यन अपने कंधे पर एक बड़ा सा सफेद बोरा टांगकर खजाने की तलाश में निकलता था। उसके लिए खजाना मतलब प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी कागज और लोहे के टुकड़े। एक अनोखी खोज एक उमस भरी दोपहर को आर्यन को शहर के एक पॉश इलाके के बाहर डस्टबिन में एक फटी हुई किताब मिली। वह कोई मामूली किताब नहीं थी बल्कि रंगों और चित्रों से भरी एक ड्राइंग बुक थी। उसके साथ ही उसे मोम के कुछ टूटे हुए रंग क्रेयॉन्स भी मिले। आर्यन ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उसे चीजों को देखने का एक अलग ही नजरिया था। उस रात अपनी झुग्गी की धीमी ढिबरी मिट्टी के तेल का दिया की रोशनी में उसने अपनी फटी हुई ड्राइंग बुक पर अपनी पहली पेंटिंग बनाई, एक उड़ता हुआ पक्षी और एक चमकता हुआ सूरज। संघर्ष और उम्मीद। अगले कुछ दिनों तक आर्यन का काम बदल गया। वह दिन भर कचरा चुनता, लेकिन उसका मन उन रंगों में बसा रहता। उसने सड़क के किनारे पड़े कोयले के टुकड़ों और गेरू से दीवारों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। लोग उसे पागल लड़का कहकर हंसते थे, लेकिन आर्यन अपनी ही धुन में मगन था। एक दिन शहर की एक मशहूर पेंटर अपनी कार से वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर आर्यन द्वारा दीवार पर बनाए गए उस चित्र पर पड़ी जिसमें उसने एक मजदूर की थकी हुई आंखों को बड़ी बारीकी से उकेरा था। वह रुक गई। उसने देखा कि एक छोटा सा लड़का जिसके कपड़े फटे थे और पैर नंगे थे, कोयले के एक छोटे से टुकड़े से कमाल कर रहा था। बदलाव की शुरुआत उस महिला ने आर्यन को डांटा नहीं बल्कि उसे एक असली स्केचबुक और रंगों का सेट दिया। उसने आर्यन की प्रतिभा को पहचाना और उसे एक एनजीओ स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद की। आर्यन आज भी उसी मोहल्ले में रहता है, लेकिन अब उसके कंधे पर कचरे का बोरा नहीं बल्कि स्कूल का बस्ता होता है। उसकी आंखों में अब गरीबी की मजबूरी नहीं बल्कि एक बड़े कलाकार बनने का सपना चमकता है। क्या महीने बीतते गए और आर्यन अब स्कूल जाने लगा था। सुबह वह पढ़ाई करता और शाम को एनजीओ के छोटे से कमरे में बैठकर अपनी कला को निखारता। अब उसके पास कोयले के टुकड़े नहीं बल्कि असली ब्रश और वाटर कलर्स थे। एक बड़ी चुनौती। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि शहर में एक बहुत बड़ी आर्ट एग्जीबिशन, कला प्रदर्शनी होने वाली है, जिसका विषय था मेरा शहर। जीतने वाले को शहर के सबसे बड़े आर्ट कॉलेज में पूरी स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मुझ जैसा लड़का जो कल तक कचरा चुनता था इन बड़े घर के बच्चों का मुकाबला कर पाएगा। उसकी टीचर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आर्यन, दुनिया को वह मत दिखाओ जो सब देख रहे हैं, वह दिखाओ जो सिर्फ तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। कैनवास पर जादू प्रतियोगिता के दिन बाकी बच्चों ने सुंदर बगीचे, बड़ी इमारतें और साफ सड़कें बनाई, लेकिन आर्यन ने कुछ अलग किया। उसने एक कैनवास पर दो हिस्से बनाई। एक तरफ शहर की ऊंची चमकती इमारतें, दूसरी तरफ उन इमारतों की परछाई में बसती छोटी छोटी झुग्गियां जहां एक बच्चा टूटे हुए दिए की रोशनी में पड़ रहा था। उसने उस पेंटिंग में गरीबी की उदासी नहीं बल्कि उन मुश्किलों के बीच जीने वाली उम्मीद को दर्शाया था। परिणाम का दिन जब जज निर्णायक आर्यन की पेंटिंग के सामने खड़े हुए तो सन्नाटा छा गया। उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा, तुमने परछाई में रोशनी क्यों दिखाई है? आर्यन ने धीमे मगर आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, साहब, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, इंसान की हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी उसे रोशन कर सकती है। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आर्यन ने न केवल प्रतियोगिता जीती बल्कि उस दिन शहर के रईस लोगों ने उसकी पेंटिंग को लाखों में खरीदा। आर्यन को स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन उसने उन पैसों से अपने लिए सिर्फ कपड़े नहीं खरीदे बल्कि अपने पुराने मोहल्ले में एक छोटी सी आर्ट गैलरी और पाठशाला खोली। अब ओखला की उन तंग गलियों से सिर्फ कचरे की बदबू नहीं आती थी बल्कि वहां की दीवारों पर बने रंगीन चित्र अब एक नई पहचान बन चुके थे। आर्यन ने साबित कर दिया कि गरीबी हाथ की लकीरों में नहीं बल्कि मन की सोच में होती है। आर्यन की मेहनत से मोहल्ले में कला का एक नया संसार फलने फूलने लगा है, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने अपने प्रयासों से एक ऐसा मंच तैयार किया जहां कला केवल एक शौक नहीं बल्कि जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्यन की कला ने न केवल लोगों के जीवन को बदला बल्कि उनके मन में विश्वास की एक नई किरण भी जगाई। इस सफलता ने आर्यन को केवल एक कलाकार नहीं बल्कि एक प्रेरक नेता बना दिया जिसने अपने व्यक्तित्व से सबके दिलों को छू। आर्यन की सफलता अब केवल उसकी अपनी नहीं रह गई थी, वह पूरे मोहल्ले की उम्मीद बन चुका था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां आर्यन के सामने एक नई और बड़ी चुनौती आती है। कहानी का तीसरा भाग, मंजिल से आगे। आर्यन अब शहर के सबसे प्रतिष्ठित आर्ट कॉलेज का छात्र था। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाता। लेकिन एक दिन खबर आई कि सरकार उस इलाके को खाली करवाकर वहां एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने वाली है। मोहल्ले में मातम छा गया। लोग डरे हुए थे कि वे कहां जाएंगे। आर्यन के पास दो रास्ते थे, या तो वह अपनी स्कॉलरशिप और करियर पर ध्यान दे और चुपचाप वहां से निकल जाए, या अपने लोगों के लिए खड़ा हो। कला का हथियार आर्यन ने तय किया कि वह लड़खड़ाती झुग्गियों को गिरने नहीं देगा। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों और मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने कोई पत्थर या लाठी नहीं उठाई बल्कि ब्रश उठाया। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पूरे मोहल्ले की हर दीवार, हर झोपड़ी और यहाँ तक कि सड़कों को एक विशाल लाइव कैनवास में बदल दिया। उन्होंने वहाँ की दीवारों पर उन लोगों की कहानियां चित्रित की जो वहाँ पीढ़ियों से रह रहे थे।
वह बूढ़ा मोची, वह विधवा माँ जो कपड़े सिलकर बच्चों को पालती थी, और वे नजर जब बुलडोजर और अधिकारी वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। वह अब कोई गंदी बस्ती नहीं थी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट आर्ट गैलरी बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर आर्यन की इस मुहिम की तस्वीरें सेव द शैडोज, परछाइयों को बचाओ, हैशटैग के साथ वायरल हो गईं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वहां पहुंच गए। लोग दूर दूर से उस आर्ट विलेज को देखने आने लगे। सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। प्रशासन ने तय किया कि इस जगह को तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि इसे एक टूरिस्ट हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। असली जीत आर्यन की कला ने सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बदली बल्कि हजारों लोगों के सिर से छत छिनने से बचा ली। अब आर्यन के मोहल्ले के लोग कचरा नहीं चुनते थे। उनमें से कोई गाइड बन गया था, कोई छोटी सी चाय की दुकान चलाने लगा था, और कई बच्चे आर्यन की पाठशाला में पेंटिंग सीख रहे थे। एक शाम अपनी उसी पुरानी झुग्गी की छत पर बैठकर आर्यन ने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, लेकिन आज उसे अंधेरे से डर नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि हुनर केवल कागजों पर रंग भरने का नाम नहीं है। हुनर वह है जो दूसरों के बेरंग जीवन में खुशियों के रंग भर दे। आर्यन की यह यात्रा यहाँ एक खूबसूरत मुकाम पर पहुंचती है। कहानी अब एक ऐसे पीडीडी ढाव पर पहुंच गई है जहां आर्यन सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है। लेकिन सफलता के साथ नई जिम्मेदारियां और कुछ पुराने दुश्मन भी आते हैं। कहानी का चौथा भाग विरासत की चमकारियन के आर्ट विलेज की चर्चा अब विदेशों तक पहुंच गई थी। उसे पेरिस के एक बहुत बड़े आर्ट फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलावा आया। आर्यन के पास अब दौलत थी, शोहरत थी और दुनिया घूमने का मौका भी। लेकिन जैसे ही वह पेरिस जाने की तैयारी कर रहा था, उसके सामने एक पुरानी चुनौती फिर से खड़ी हो गई। जद्दों की पुकार। शहर के कुछ बड़े बिल्डर्स अभी भी उस जमीन पर आंख गड्ढाए बैठे थे। उन्होंने आर्यन को खरीदने की कोशिश की। एक रात एक बड़े बिजनेसमैन ने उसे ऑफर दिया, आर्यन तुम पेरिस जाओ, वहां अपनी दुनिया बसाओ, इस बस्ती के मोह को छोड़ दो, हम तुम्हें इसके बदले इतनी कीमत देंगे कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए खिड़की से बाहर देखा, जहां मोहल्ले के बच्चे रात के अंधेरे में भी स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर चित्र बना रहे थे। उसने जवाब दिया, साहब जो अपनी जद्दें बेच देता है उसका हुनर ज्यादा दिन तक हरा नहीं रहता। पेरिस की शाम और ओखला की मिट्टी। आर्यन पेरिस गया। वहां के भव्य हॉल में जहां दुनिया भर के दिग्गज कलाकार मौजूद थे, आर्यन ने अपनी सबसे बड़ी पेंटिंग का अनावरण अनवेल किया। सबने सोचा था कि वह भारत के महलों या हिमालय को दिखाएगा, लेकिन आर्यन ने कैनवास पर एक फटा हुआ बोरा चित्रित किया था जिसमें से रंगीन तितलियां बाहर निकल रही थीं। उसने दुनिया को बताया कि कैसे एक कचरा चुनने वाला लद्दका रंगों का जादूगर बन गया। उस नीलामी में उसकी पेंटिंग रिकॉर्ड कीमत पे बिकी। अंतिम फैसला जब आर्यन वापस लौटा तो लोग सोच रहे थे कि अब वह किसी बड़े बंगले में रहने चला जाएगा, लेकिन आर्यन ने उन पैसों से शहर के बीचों बीच एक हुनर यूनिवर्सिटी की नींव रखी। ये यूनिवर्सिटी खास तौर पर उन बच्चों के लिए थी जिनके पास प्रतिभा तो थी पर फीस भरने के पैसे नहीं थे। उपसंहार, द कंक्लूजन। सालों बाद एक बूढ़ा आदमी उसी मोहल्ले की एक गली से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा दीवार पर कोयले से कुछ लकीरें खींच रहा है। उस बूढ़े आदमी ने रुककर बच्चे के सिर पर हाथ रखा और उसे एक नया ब्रश थमा दिया। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, आर्यन था। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई बच्चा गरीबी से लद कर हाथ में कलम या ब्रश उठाएगा, आर्यन की कहानी आगे बढ़ती रहेगी। आर्यन के इस संघर्ष और जीत के सफर को समर्पित ये रही एक छोटी सी प्रेरणादायक कविता। किस्मत के रंग, वो नंगे पैर, वो फटा लिबास, आंखों में छिपी थी एक प्यास। दुनिया जिसे कचरा कहती थी उसमें भी उसे दिखा था कुछ खास। हाथों में था कोयला और मन में उमंग बदलने चला था वो अपनी किस्मत के रंग। ठोकरें मिली और लोगों ने हंसा पर खुद से ही जारी रही उसकी जंग। बुलडोजर की दहाड़ पर भारी पड़ा एक ब्रश, मिट्टी की खुशबू में दिखा कला का वो रश। झुग्गियों की दीवारों पर जब उसने जादुई लकीरें खींची तो गरीबी की स्याही भी खुशी से भीगी। आज महलों में उसकी तस्वीरें सजती हैं और गलियों में अब भी उसकी धुन बजती है। हार मत मानना तुम, चाहे हालात हों, तंग मेहनत की कलम से ही चढ़ाते हैं जीत के रंग।